गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अपने पहले पाठ को भाषा, लिपि और व्याकरण। हमने अब तक भाषा और भाषा के रूप जाने। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे उसे सुनकर या पढ़कर समझते हैं। तो भाषा के दो रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आज हम पढ़ेंगे बोली, लिपि, मातृभाषा, भारत की राजभाषा, व्याकरण और व्याकरण के अंग। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक अपना पढ़ लिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। भाषा के अंग। भाषा के अंग भाषा द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि की आवश्यकता होती है। जब हम किसी भाषा को बोलते हैं तो हमें ध्वनि, आवाज की, वर्ण, अक्षरों की, अक्षर से बने शब्दों की और शब्दों से बने वाक्य और लिपि यानी कि उस वाक्य को लिखने का तरीका। तो इन सब की आवश्यकता हमको पड़ती है एक भाषा का उच्चारण करते समय। ये सभी भाषा के अंग हैं। अब है बोली। भाषा के स्थानीय या क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के स्थानीय या क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा और बोली में केवल इतना अंतर है कि बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है जिसका प्रयोग एक क्षेत्र में ही किया जाता है। जैसे गढ़वाली एक बोली है जो गढ़वाल क्षेत्र में ही बोली जाती है। समझ में आया? बोली क्या है? किसी भी स्थानीय या क्षेत्रीय रूप को हम भाषा के स्थानीय या क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा वो बोली कहलाती है जिसका प्रयोग उस क्षेत्र के रहने वाले लोग ही करते हैं। जैसे गढ़वाली एक बोली है जो गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है, वहाँ के रहने वाले लोग उससे बोलते हैं। हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं ब्रज, अवधी, भोजपुरी, हरियाणवी आदि। जब किसी बोली में साहित्य रचा जाने लगता है तो वह भाषा का रूप धारण कर लेती है। जब किसी बोली में कोई साहित्य पुस्तक छपती है तो वह भाषा का रूप धारण कर लेती है और उसे भाषाओं की श्रेणी में रखा जाने लगता है। जैसे ब्रज भाषा, भोजपुरी भाषा, मैथिली आदि। अब है लिपि। प्रत्येक भाषा को एक ही ढंग से नहीं लिखा जा सकता। हर भाषा को लिखने के लिए अलग ढंग होता है। उसके वर्णों की बनावट भिन्न होती है। इन वर्णों के लिखने के ढंग को ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। तो परिभाषा में भाषा की ध्वनियों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। यहाँ पर भाषाएं हैं और भाषाओं की लिपियां हैं। विभिन्न भाषाओं की लिपियां संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी ये सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू और अरबी फारसी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अब है मातृभाषा। मातृभाषा देखिए, मातृभाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ है मातृ यानी माता की भाषा, माता की भाषा। व्याकरण में मातृभाषा उस भाषा को कहा जाता है जिसे बच्चा शैशव अवस्था में सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। शैशव अवस्था का मतलब होता है बचपन में, एकदम जब छोटे होते हैं तब। तो मातृभाषा को बच्चा शैशव अवस्था में सबसे पहले अपनी माँ से ही सीखता है। जो माँ जिन शब्दों का उच्चारण करती है सुन सुनकर वो सीखता है। यह मनोज है, ये चित्र है यहाँ पर, यह मनोज है। इसके माता पिता कोलकाता में रहते हैं। वे बांग्ला बोलते हैं। मनोज भी धीरे धीरे बांग्ला बोलना सीख रहा है। तो बच्चा अपनी
जो घर में जो भाषा बोली जाती है वो अपने घर के लोगों को बातें करते हुए सुनते हुए सीख जाता है। तो आपने देखा, बच्चा जिस परिवार में रहता है, पलता है, बड़ा होता है, उस परिवार के लोग, माता पिता, भाई बहन आदि बातचीत करते समय जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चा सबसे पहले उसी भाषा को सीखता है। यही भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। ठीक, अब है भारत की राजभाषा। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे बंगाल में बांग्ला, गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी आदि। भारत की भाषाओं में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग किसी न किसी रूप में संपूर्ण भारत में किया जाता है। इसलिए हिंदी को भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को 1949 पढ़ेंगे, 14 सितंबर 1949 को स्वतंत्र भारत की राजभाषा घोषित किया। हिंदी भाषा को हमारे देश की स्वतंत्र भारत की राजभाषा घोषित किया। कब? 14 सितंबर 1949 में। तो 14 सितंबर का दिन पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसके द्वारा हम भाषा को सही सही रूप में सीख पाते हैं। किसी भी भाषा का ज्ञान हमें अगर प्राप्त करना है तो उसके व्याकरण को समझना जरूरी है। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। जो शास्त्र इन नियमों की जानकारी देता है उसे व्याकरण कहते हैं। प्रत्येक भाषा को बोलने के लिए नियम होते हैं, ये नहीं कि कुछ भी बोल दो। तो जो शास्त्र इन नियमों की जानकारी देता है उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर हम भाषा के शुद्ध तथा अशुद्ध रूप को निर्धारित करते हैं। इन्हीं नियमों का पालन करते हुए हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप को पहचान पाते हैं। तो व्याकरण की परिभाषा: व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। अब देखिए, व्याकरण के 3 अंग या विभाग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा था ना ये। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में क्या होता है? व्याकरण के इस विभाग में वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि का विचार किया जाता है। वर्णों का ज्ञान दिया जाता है। और शब्द विचार में व्याकरण के इस विभाग में शब्दों एवं उनके भेद, लिंग, वचन आदि पर विचार किया जाता है। और वाक्य विचार में व्याकरण के इस विभाग में वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार किया जाता है। तो हम आगे इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये पूरे चैप्टर्स हैं, ये आगे हम इसके बारे में जानकारी और लेंगे। आज आपका पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अब जरा जान लें हमने क्या जाना अभी तक। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं: मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के स्थानीय या क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। वर्णों या अक्षरों को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध स्वरूप तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है वो क्या होता है? व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आज आपका पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य हम अगले पीरियड में करेंगे। ठीक।